सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज़ को ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। आपको 14 लेक्चर्स मिलेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की सीरीज़ मिलेगी। एंड विथ 200 प्लस टॉपिक वाइज MCQ भी हमने कराए हैं हर एक लेक्चर में। क्लियर? क्योंकि हर एक लेक्चर में अराउंड 10 to 20 MCQ हमने कराए हैं, तो वो मिलके बनते हैं अराउंड 200 MCQs, जो कि इन एग्ज़ाम से हमने कराए हैं। एंड ये वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे टॉप 100 MCQs ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि इन्हीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एंड आपको यहाँ पे ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे टफर लेवल की बात करूँ तो टफर लेवल आपको UPSC एंड नीट के पेपर्स में देखने को मिलेगी ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड ये जो बाकी एग्जाम है ना, इनमें आपको मीडियम टू सिंपल लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे हमने लाए हैं 100 MCQs। अपना स्कोर यहाँ पे काउंट कीजिएगा कि आपकी किस टाइप की प्रिपरेशन अभी चल रही है। एंड दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीशीज। तो हमने पढ़े थे आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज। वहाँ पे हमने देखा था क्लाइमेट, कंपटीशन, लाइफ वगैरह, साइज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आर सेलेक्टेड स्पीशीज की, जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होते हैं ना, ये होते हैं स्मॉल इन साइज। क्लियर? जो इनका साइज होता है दैट इज स्मॉल। एंड इनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, लाइफ स्पैन भी काफ़ी कम होता है इनका। एंड जो इनमें कंपटीशन होता है दैट इज़ वीक। इनमें जो कंपटीशन देखा जाता है दैट इज़ वीक। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैक्टीरिया वगैरह। एंड इनका जो इन्वायरमेंट होता है, इनका इन्वायरमेंट अनस्टेबल होता है या फिर टेम्परेरी। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि आर सेलेक्टेड के लिए ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेंसी विथ स्मॉलर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, let me change the color. A sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of hermit crab। तो देखिए यहाँ पे sea anemone and hermit crab की बात हो रही है। तो जब हमने पढ़े थे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि एग्जाम्पल एंड किस टाइप का इंटरेक्शन है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बात हो रही है यहाँ पे सी एनीमून एंड हर्मिट क्रैब की। जो हर्मिट क्रैब है ना, हर्मिट क्रैब को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जब ये यहाँ पे क्या होते हैं, अटैचड होते हैं, तो हर्मिट क्रैब को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। एंड सी एनीमून का फ़ायदा क्या होता है, जब ये अटैचड होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसफ़र होता है। तो सी एनीमून यहाँ पे एक्सपोज होता है टू न्यू सोर्सेज। तो दोनों का यहाँ पे बेनिफिट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर इस टाइप का इंटरेक्शन है तो वो कौन सा रहेगा, दैट विल बी सिम्बायोसिस। क्लियर? नेक्स्ट, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर इफेक्टेड द मोस्ट बाय। तो देखिए हमने देखा था पॉन्ड इकोसिस्टम में, क्लियर, या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम में, यहाँ पे ऊपर यानी कि ऊपर वाली लेयर में किस टाइप के स्पीशीज होते हैं, या जिनको क्या हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। क्लियर? यहाँ पे ऊपर आपको मिलेंगे प्लैंक्टॉन, मिडल पोर्शन में आपको मिलेंगे नेक्टॉन। क्लियर? मिडल में आपको मिलेंगे नेक्टॉन। एंड जो बॉटम मोस्ट है ना, यानी कि सी बेड वगैरह या फिर नियरर सी बेड, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे किस टाइप के स्पीशीज़, यहाँ पे आपको मेनली मिलेंगे यहाँ पे बेंथिक स्पीशीज़ या फिर बेंथॉस जिनको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ऊपर प्लैंक्टॉन, बीच में नेक्टॉन एंड यहाँ पे बेंथॉस। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे समझते हैं। ये वाला रीजन जो होता है बेंथिक जोन का, क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होगी। जो सेडिमेंट वगैरह है ना, वो यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, या फिर वेस्ट वगैरह या फिर इम्प्योरिटीज इन वाटर, वो क्या करेंगे, यहाँ पे उनका डिपोजिशन होगा यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो इफेक्ट होंगे यहाँ पे। तो देखिए बेंथिक ऑर्गेनिज्म आर इफेक्टेड द मोस्ट बाय, तो ऑप्शन सी यहाँ पे, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। क्लियर? तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अप्रोप्रिएटली कौन सा यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड है। होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स फूड टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए पहला ऑप्शन, देन amensalism is a relationship in which one species is benefited while the other is unaffected। अगर हम amensalism की बात करें तो amensalism में हमने क्या देखा था, amensalism में हमने देखा था नेगेटिव कामा जीरो। नेगेटिव मीनिंग एक जो स्पीशीज़ होगा, ए स्पीशीज़, वो क्या होगा, वो होगा हार्मड। एंड जो बी स्पीशीज़ होगा वो क्या होगा, वो होगा अनहार्मड। क्लियर? तो ये भी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट,
प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैच एंड किल्स अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो हमने देखा था प्रीडेशन या फिर कंपटीशन में, तो कंपटीशन में क्या होता था, एक होता था प्रीडेटर, दूसरा क्या होता था यहाँ पे, दूसरा होता था यहाँ पे प्री। क्लियर। एंड प्रीडेटर क्या करता था, ये प्री को पकड़ता था एंड उसको क्या करता था, किल करता था। तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑलवेज लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड मे किल इट। तो पैरासाइट जो होते हैं ना, ये होते हैं एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। क्लियर। वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन वहाँ पे कराए थे हमने, स्पेशली आरआरबी में वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पैरासाइट जो होते हैं ना, दे कैन बी एंडो पैरासाइट एंड दे कैन बी एक्टो, यानी कि इनसाइड दी बॉडी और आउटसाइड दी बॉडी, या फिर मैं बोलूँगा ऑन दी सरफेस। क्लियर। बट वहीं पे हमने मेन डिफरेंस देखा था कि इनके बीच प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म के बीच। पैरासिटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे किल नहीं होता है, अदरवाइज दोनों में एक ही टाइप का इंटरेक्शन होता है। बट प्रिडेशन में क्या होती है, यहाँ पे किलिंग होती है, किसकी, प्रे की। नेक्स्ट, निश ओवरलैप इंडिकेटर्स। तो निश ओवरलैप देखिए, अगर कहीं पे निश ओवरलैप होगा, क्लियर, तो होगा क्या वहाँ पे कंपटीशन एराइज होगा। क्या होगा, कंपटीशन एराइज होगा, यानी कि जो पॉपुलेशन है ना, उनमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा जहाँ पे सेम निश है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, निश ओवरलैप इंडिकेटर्स, पहला ऑप्शन म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीशीज, नो। एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीशीज, नो। टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट, नो। शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्स बिटवीन टू स्पीशीज, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर एक रिसोर्स है ना, ये शेयर होगा। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना, ये शेयर होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, यानी कि उनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन होगा। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैचड। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको डिफरेंट पेयर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको बायोम्स दिए गए हैं, तुंद्रा बायोम, सवाना, प्रेराई, देन कॉनिफेरस। तो देखिए हमने तुंद्रा के बारे में पढ़ा था, सवाना के बारे में पढ़ा था एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। एंड वहाँ पे हमने देखा था जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं यही कंटेन करते हैं किनको, एवरग्रीन ट्रीज को। जो तुंद्रा बायोम होते हैं ना, यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशंस मिलेंगी, यहाँ पे आपको परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस मिलेंगी, बिल्कुल करेक्ट है। सवाना में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस लाइक या फिर श्रब्स ट्रीज मिलेंगे एंड एकेकिया ट्रीज जो है ना, ये आपको सवाना में मिलेंगे। तो जो मिसमैचड ऑप्शन है ना, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज ए की स्टोन स्पीशीज। तो देखिए की स्टोन स्पीशीज की बात हो रही है। A species which makes up only a small proportion of the total biomass। तो टोटल बायोमास का काफ़ी स्मॉलर पार्ट, यानी कि छोटा वाला पार्ट ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ कम्युनिटी, येट हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। ऑप्शन ए जो है ना, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। अब देखिए क्यों, हमने पढ़े थे की स्टोन स्पीशीज, लाइक हमने पढ़ा था ग्रे वुल्फ, अगर आपको याद होगा वहाँ पे मैंने आपको ग्रे वुल्फ की एग्जांपल से समझाया था। क्लियर। तो अगर हम ग्रे वुल्फ की हंटिंग करेंगे तो होगा क्या, जो एलक है ना उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ग्रे वुल्फ किन को खाते हैं, एलक को। फिर अगर एलक की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जो ग्रासेस है ना इनकी पॉपुलेशन कम होगी, जो बीवर वगैरह हैं उनकी पॉपुलेशन कम होगी, जो फिशेस वगैरह हैं उनकी पॉपुलेशन इन टर्न कम होगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ग्रे वुल्फ की हंटिंग हो रही है तो इसके कारण यहाँ पे जो पूरी कम्युनिटी है ना, इसमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रही है। तो हम बोलेंगे जो कीस्टोन स्पीशीज होता है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है किसी भी कम्युनिटी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निश और हैबिटेट। अभी हमने मेंशन किया अगर निश ओवरलैप होगा तो जो कॉमन रिसोर्स है ना इस पे फाइट होगी, किनके बीच में, स्पीशीज ए एंड बी के बीच में। तो ये लॉ किसने दिया था, तो ये हमने देखा था, ये किसकी हाइपोथेसिस थी, तो ये थी गॉस की हाइपोथेसिस। एंड वहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया था जब हमने गैलोपेगस आइलैंड देखा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था जब गोट को लाया। क्लियर। फिर वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे लेक्चर में जाके देखिएगा। एंड यहाँ पे आपको स्पेशली इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलेगा डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। तो ये किसने मेंशन किया था, तो ये गॉस ने मेंशन किया था। नेक्स्ट, बेंथोइक एनिमल्स आर दोज विच। तो देखिए अभी हमने मेंशन किया जो बेंथोइक एनिमल्स होते हैं स्पेशली वो कहाँ पे रहते हैं, बॉटम पोर्शन में। क्लियर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो सी का डीप वाला पोर्शन है ना, यानी कि डेप्थ में, यानी कि जितना हम नीचे आएंगे ऊपर से जो डेप्थ है ना सी की, वो क्या इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज होगी यहाँ पे। या फिर किसी भी
वाटर बॉडी की वो इंक्रीज होगी। तो हम बोलेंगे जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं या फिर बेंथोइक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर डीप डिवेलर इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। तो ये किसके डेफिनेशन के बारे में बोल रहा है कि अगर अबंडेंस ऑफ स्पीशीज होंगे किसी भी पॉपुलेशन में या फिर विद इन इट्स हैबिटेट तो उसको हम बोलते हैं निश डेंसिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे होम्योस्टैसिस। तो अगर हम देखें होम्योस्टैसिस होता क्या है, देखिए होम्योस्टैसिस होता है जो इन्वायरमेंट होता है, लेट ये है हमारा इन्वायरमेंट, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स लग रहे हैं एंड ये फैक्टर्स क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट में कंडीशंस है ना उनको चेंज किया जाए। अब होम्योस्टैसिस होती क्या है, ये होती है कोई प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या होता है जो इन्वायरमेंट है ना इसमें क्या होते हैं, जो डिफरेंट कंडीशंस होते हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि ये जो कंडीशंस है ना ये चाहता है कि मैं इनको यहाँ पे कांस्टेंट कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उनके यहाँ पे अपोजिट। तो देखिए टेंडेंसी ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विथ चेंज इन एनवायरनमेंट, नो। टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज, बिल्कुल। यानी कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में उनको रेजिस्ट करना, क्लियर, यानी कि अपनी जो कंडीशन है ना उनको मेंटेन करना, तो ये कहलाता है होम्योस्टैसिस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स कॉन्स्टिट्यूट। तो सेम पॉपुलेशन के बारे में बोल रहा है कि सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में अगर बात कर रहा है तो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्पीशीज, क्लियर। एंड स्पीशीज को हमने देखा था कि स्पीशीज में आपको सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स मिलेंगे एंड ये जो स्पीशीज होंगे दे कैन इंटरब्रीड, यानी कि आपस में इंटरब्रीड करेंगे एंड ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑर्गेनिज्म्स या फिर फर्टाइल यहाँ पे स्पीशीज। तो इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, स्पीशीज यहाँ पे, क्लियर। अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो उनको हम स्पीशीज नहीं बोलेंगे, लाइक हमने लाइगर की एग्जांपल देखी थी। नेक्स्ट, विच वन इज ट्रू। तो देखिए आपसे बोल रहा है कि कौन है यहाँ पे करेक्ट, कमेंसलिज्म व्हेन नन ऑफ द इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन इफेक्ट अदर। तो देखिए बिल्कुल गलत बोल रहा है क्योंकि कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कमेंसलिज्म में क्या हो रहा था, कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव में आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था, जीरो में आ रहा था। यानी कि कमेंसलिज्म व्हेन नन ऑफ द इंटरैक्टिंग पॉपुलेशंस इफेक्ट ईच अदर। सिम्बायोसिस व्हेन द इंटरैक्शन इज यूजफुल टू बोथ द पॉपुलेशन। एंड सिम्बायोसिस में हमने देखा था, सिम्बायोसिस में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। यानी यहाँ पे जो दोनों स्पीशीज होते हैं ना दे आर ऑलवेज बेनिफिटेड, यानी कि यूजफुल होता है दोनों के लिए। एंड सिम्बायोसिस को ही हमने देखा था कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, जो सिम्बायोसिस होती है दैट इज ऑब्लिगेटरी, यानी कि यहाँ पे दोनों स्पीशीज का ए एंड बी का रहना इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर ए नहीं रहेगा तो बी भी यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अर्थवर्म, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने मेंशन किया था बार बार अर्थवर्म के बारे में। तो अर्थवर्म आपको कौन सी कैटेगरी में मिलेगा, तो अर्थवर्म जो होता है दैट इज ए डेट्राइटिवोर, क्लियर, जैसे हमने देखा था डेट्रिटस फूड चेन। नेक्स्ट है यहाँ पे सक्सेशन। अब सक्सेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो ए का यहाँ पे रहेगा 2। तो देखिए ए का 2 तो वो आपको खाली ऑप्शन डी में मिलेगा। यानी कि अगर आपको खाली ये पता होता है कि अर्थवर्म एक डेट्राइटिवोर होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते। बट हम बाकी ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, जो सक्सेशन होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं पॉइनियर स्पीशीज, यानी कि बी में आएंगे 1, क्लियर। क्यों, हमने देखा था जो सक्सेशन होता है 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी, क्लियर। एंड वो जो पहले स्पीशीज आते हैं उनको क्या हम बोलते थे, उनको हम पॉइनियर स्पीशीज बोलते हैं। एक इकोसिस्टम सर्विस, तो पॉलिनेशन जो होती है दैट इज इकोसिस्टम सर्विस। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको नेटिलिटी दिखेगी। अगर आपने डेमोग्राफी पढ़ी होगी जियोग्राफी वगैरह में तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड यहीं पे आती है नेटिलिटी मोटिलिटी वगैरह, इनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये है इसके रिलेटेड, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम। तो ये बोल रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, बट कहाँ पे, मेज फील्ड। अगर लाइन की बात करें तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, बिल्कुल गलत है। फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो ये आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में दिखेगा, वुल्लो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड।
तो यहाँ पे डिकम्पोशन के बारे में बोल रहा है। तो डिकम्पोशन में हमने देखे थे, जो डिकम्पोशन होती है इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप होता था फ्रेगमेंटेशन, अगर आपको याद होगा, क्लियर, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या होता था? दूसरा होता था कैटाबॉलिज्म। इन दोनों में क्या होता था? इन दोनों में ब्रेक डाउन होता था, यानी कि जो कम्प्लेक्स मटेरियल था उसका ब्रेक डाउन हो रहा था, क्लियर। एंड थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था? लीचिंग हो रही थी। लीचिंग में क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रंट्स होते थे ना, वो किधर जाते थे? वो सॉइल के अंदर जाते थे एंड वो बनते थे अनअवेलेबल। फिर फोर्थ हमने देखा ह्यूमिफिकेशन, फिफ्थ हमने देखा मिनरलाइजेशन। यहाँ पे तो देखिए पहला ऑप्शन कैटाबॉलिज्म, लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये लास्ट स्टेप नहीं होता, ये होता है स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स राइज टू द टॉप ऑफ लेयर। तो लीचिंग में होता क्या है? जो न्यूट्रंट्स होते हैं ना वो सॉइल के अंदर जाते हैं, ना कि राइज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन होती है ना, यानी कि ब्रेक डाउन जो होता है वहाँ पे जो डेट्राइटिवोर वगैरह थे वो उसका क्या करते थे? ब्रेक डाउन करते थे, लाइक अर्थवर्म हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो हमने पढ़ा था GPP, अगर आपको याद होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते थे? हम डिफाइन करते थे टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड, क्लियर, किन के द्वारा? बाय प्रोड्यूसर्स इन फोटोसिंथेसिस, क्लियर। तो ये बोल रहा है इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या होता है? दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे मास ऑफ लिविंग मैटर, तो लिविंग मैटर की बात हो रही है। हमने पढ़ा था स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप, क्लियर। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है यहाँ पे किन की बात होती है? तो यहाँ पे लिविंग बायोमास की बात होती है, क्लियर। एंड जो स्टैंडिंग स्टेट होता है यहाँ पे स्पेशली जो नॉन लिविंग मैटर है ना उनकी बात होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The breakdown of detritus into smaller particles by earthworm is a process called humification, fragmentation, mineralization, catabolism। तो जब भी ब्रेक डाउन होगा किसी भी कम्प्लेक्स मटेरियल का, किनके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म द्वारा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग फूड चेन। पहला, ए, removal of 80% tigers from an area resulted in greatly increased growth of vegetation। ये बोल रहा है कि अगर हम टाइगर को रिमूव करेंगे, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को कम करेंगे, तो ये बोल रहा है कि वेजिटेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। बिल्कुल गलत, क्योंकि वेजिटेशन क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जो डियर वगैरह है, काऊ वगैरह है, जो कि ग्रास खाते हैं या फिर वेजिटेशन खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। काऊ हो गया, डियर हो गया, उनकी पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एंड जो ग्रास वेजिटेशन वगैरह है ना उनकी पॉपुलेशन कम होगी। तो ए बिल्कुल गलत यहाँ पे। देन रिमूवल ऑफ मोस्ट, बी देखते हैं हम, रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवर्स रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर। बिल्कुल, जो कार्निवर है ना, लाइक टाइगर हो गया, लाइन हो गए, अगर इनको हम रिमूव करेंगे तो डियर, काऊ जो है ना, इनकी पॉपुलेशन क्या होगी? इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, the length of food chain is generally limited to 3 to 4 tropic levels due to energy loss। तो हमने आपको मेंशन किया था जनरली आपको 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स देखने को मिलेंगी। कहाँ पे? फूड चेन में। 5 भी कभी कभार होते हैं, बट 6-7 नहीं होंगे, क्योंकि इनर्जी फ्लो जो होता है ना वो डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल्स, तो ये है गलत। तो ए एंड बी यहाँ पे रॉन्ग। तो हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमें करेक्ट यहाँ पे मार्क करने हैं। तो बी एंड सी, तो कौन सी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में यहाँ पे। नेक्स्ट, विच इज़ द रीजन फॉर हाइएस्ट बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो हमने बात की थी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, यहाँ पे आपको हाइएस्ट बायोमास मिलेगा। जितने भी इकोसिस्टम है ना उनमें आपको कहाँ पे हाइएस्ट बायोमास मिलेगा? वो आपको मिलेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में। अब
इसका मेन रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट बायोमास होता है, तो ये मेनली होता है कि इनके कारण बेंथोइक एंड ब्राउन अलगे के कारण, स्पेशली जो बेंथोइक स्पीशीज़ होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ प्रोटेक्शन कहाँ पे हासिल करते हैं, वो करते हैं डीपर यहाँ पे डेप्थ में किसी भी वाटर बॉडी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम विच कैन बी easily damaged but can recover after some time if damaging effect stops will be having। तो देखिए पहले बोल रहा है इकोसिस्टम विच कैन बी इजीली डैमेज्ड, ये है कोई इकोसिस्टम यहाँ पे, अगर ये डैमेज हो गया, इसमें क्या हुई, इसमें डिस्टर्बेंस हुई, क्लियर, ये डैमेज हो गया। फिर बोल रहा है कि बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप्स विल बी हैविंग, यानी कि अगर इसके बाद ये फिर रिकवर करेगा, इनिशियल स्टेट में आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट हैज़ लो स्टेबिलिटी एंड हाई और रेजिलेंस, क्लियर। तो लो स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये क्या हुआ, ये अनस्टेबल बना, डैमेज हुआ, क्लियर। बट जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटा, इसने क्या किया, इसने अपने आप को रिकवर किया, तो हम बोलेंगे लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलेंस। रेजिलेंस होता है बर्दाश्त यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट, पैरामिड ऑफ नंबर्स डील्स विथ नंबर ऑफ, तो हमने देखे थे पैरामिड, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, क्लियर। तो पैरामिड ऑफ नंबर में किन की बात हो रही थी, नंबर की बात हो रही थी, क्लियर। पैरामिड ऑफ बायोमास में फूड की बात हो रही थी। तो वो जो नंबर है ना, वो किसको डिफाइन करता है पैरामिड ऑफ नंबर में, तो वो करता है डिफाइन इंडिविजुअल्स को, कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में कितने इंडिविजुअल हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन है। हमने पढ़े थे दो टाइप के सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस लाइक वाइल्ड फायर्स हो गए, वॉल्केनोस हो गए, ग्लेशियर रिट्रीटिंग हो गए, तो उनके कारण क्या होता था, जो कोई बियर रॉक होती थी, वहाँ पे क्या होते थे, वहाँ पे स्पीशीज़ वगैरह आते थे, क्लियर। तो पहले क्या होती थी कंडीशन, वहाँ पे पहले बियर रॉक होती थी, फिर उस पर क्या होती थी, उस पर वहाँ पे ग्रोथ होती थी, क्लियर, वेजिटेशन वगैरह, फिर वहाँ पे पहले पॉइनियर स्पीशीज़ आते, फिर अल्टीमेटली जो स्टेबल कम्युनिटी होती थी या फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वो वहाँ पे आती, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी सक्सेशन की। जो सेकेंडरी होता था, इसमें बिल्कुल अपोजिट होता था। इसमें क्या होता था, इसमें ऑलरेडी रिकोलाइनाइज्ड पॉपुलेशन होती थी या फिर कम्युनिटी होती थी, फिर वहाँ पे कुछ कारण, यानी कि वाइल्ड फायर, डिफॉरेस्टेड साइट, ये कारण होते हैं। इनके कारण क्या होता वहाँ पे, इनके कारण फिर इसमें क्या होते, इसमें यहाँ पे फाइनियर स्पीशीज़ पहले आते क्योंकि डिस्ट्रक्शन होती, फिर धीरे धीरे क्लाइमैक्स स्पीशीज़ आते। तो देखिए प्राइमरी सक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवेस्टेटिंग फायर, तो फायर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, किसमें, सेकेंडरी सक्सेशन में। इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी, ये बोल रहा है प्राइमरी सक्सेशन का, यहाँ पे सेकेंडरी में वाइल्ड फायर इन्वॉल्व होती है, डिफॉरेस्टेड साइट या फिर बर्न्ड फॉरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे मेनली जो वॉल्केनोस होते हैं ना, उनके इरप्शन के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे सक्सेशन होते हैं। लाइक हमने देखा था बियर रॉक वगैरह, तो न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता था। लाइक कोई बियर रॉक होती थी, इस पे वेजिटेशन का आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर जब वॉल्केनो हुआ यहाँ पे, फिर इस पे यहाँ पे स्पीशीज़ आएंगे, कौन, पॉइनियर स्पीशीज़ वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग हमने पढ़े, न्यूट्रंट साइकिल या फिर इनको हम न्यूट्रंट साइकिल बोलेंगे। वहाँ पे हमने दो टाइप के देखे, क्लियर। एक देखा हमने गेशियस साइकिलिंग, क्लियर, गेशियस साइकिल, एंड दूसरे हमने देखे सेडिमेंट्री साइकिल। अगर हम गेशियस साइकिल की बात करें, कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। एंड ये जो गेशियस साइकिल होते थे, ये क्या होते थे, परफेक्ट साइकिल होते थे। अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो इसमें क्या क्या आता था, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एंड ये क्या होते थे, ये होते थे इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूट्रंट्स जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, उनका वो लूज हो जाते हैं यहाँ पे, यानी कि दे आर लॉस्ट फॉर एवर यहाँ पे, क्लियर। तो सेडिमेंट्री में आपको यहाँ पे मिलेगा फिर फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इन ए बायोटिक कम्युनिटी दी प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में बोल रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते क्या हैं। मैंने आपको जो ट्री है ना वो मेंशन किया था, वो बोला था मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्री में पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर।
देखिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना, उन्हीं को क्या हम बोलते थे, प्राइमरी कंज्यूमर को हम बोलते थे हर्बीवर्स। क्या बोलते थे? हर्बीवर्स। या फिर इनको हम बोलते थे सेकेंडरी प्रोड्यूसर। क्या बोलते थे? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते थे उनको हम बोलते थे प्राइमरी कार्निवोर, एंड जो टेरिशरी कंज्यूमर होते थे उनको हम बोलते थे टॉप कार्निवोर या फिर प्रेडेटर। तो यहाँ पे बात हो रही है किनकी? प्राइमरी कंज्यूमर्स की। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं दे आर हर्बीवर्स, दे आर सेकेंडरी प्रोड्यूसर। तो हर्बीवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्पीशीज कन्फाइन्ड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर आर टर्म्ड एज, या फिर इज टर्म्ड एज। तो देखिए, स्पीशीज की बात हो रही है तो मैंने आपको मेंशन किया कि अभी हम देख रहे हैं किसको? कोरोना वायरस को। क्लियर? तो हम बोलते हैं जो कोरोना वायरस है दैट इज पेंडेमिक, यानी कि अगर ये हैं डिफरेंट कंटिनेंट्स तो ये डिफरेंट कंटिनेंट्स को फैला है, यानी कि ये लिमिटेड नहीं रहा है इसी पर्टिकुलर रीजन में। अगर ये लिमिटेड नहीं रहेगा एंड ये धीरे धीरे फैलेगा, बाकी कंटिनेंट्स को इन्वॉल्व करेगा या फिर बाकी एरियाज को इन्वॉल्व करेगा, इसको हम बोलेंगे पेंडेमिक। क्लियर? एंडेमिक क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइनड आपको दिखेगा, यहीं पे आपको डिसीज दिखेगी, वो होती हैं एंडेमिक। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जो स्पीशीज कन्फाइनड होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, वहीं पे आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे, उनको क्या हम बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। लाइक एशियाटिक लाइन हो गया, एशियाटिक लाइन आपको खाली कहाँ पे दिखेगा? ये आपको खाली गिर फॉरेस्ट में दिखेगा। कैंगरू हो गया, कैंगरू आपको खाली कहाँ पे दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। कीवी हो गया, कीवी आपको खाली कहाँ पे दिखेगा? न्यूजीलैंड। तो ये जो स्पीशीज होते हैं इनको हम बोलते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सीटू प्लांट कंजर्वेशन। तो दो टाइप के कंजर्वेशन हमने देखे थे बायोडाइवर्सिटी में, एक हमने देखा था इन सीटू, दूसरा हमने देखा था एक्स सीटू। तो इन सीटू में क्या क्या आते थे? इन सीटू में आते थे हॉट स्पॉट हो गए। क्लियर? यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज आते थे। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता था? नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। तो ये आते थे किसमें? इन सीटू में, यानी कि जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल का, वहीं पे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स सीटू की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आते थे बॉटनिकल गार्डन्स। क्लियर? या फिर जोलॉजिकल पार्क्स हो गए। क्लियर? या फिर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए। एंड साथ ही में यहाँ पे क्या आते थे? जीन बैंक्स आते थे। जीन बैंक्स में आते थे एक तो सीड बैंक। क्लियर? दूसरे इनमें आते थे ऑर्चार्ड्स, फिर आते थे टिश्यू कल्चर, एंड इसी में आता था क्रायो प्रिजर्वेशन। तो अच्छे से हमने इनको देखा है कहाँ पे? लेक्चर नंबर आई थिंक 13 और 12 में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे नॉट यूज्ड कहाँ पे? एक्स सीटू कंजर्वेशन में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बॉटनिकल गार्डन, फील्ड जीन बैंक, सीड बैंक। तो फील्ड बॉटनिकल गार्डन बिल्कुल यूज होते हैं, फील्ड जीन बैंक भी होते हैं, सीड बैंक भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना दैट इज करेक्ट। तो ये यूज नहीं होता है। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात होती है तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको एपी में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? नागार्जुन नाग सागर श्रीशैलम। तो ये जो रिजर्व है ना, इट इज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट, टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स। तो टाइगर आपको कहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा? क्लियर? तो ये बोल रहा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो गिर फॉरेस्ट होते हैं ना, ये पॉपुलर हैं किन के कारण? ये हैं लाइन्स के कारण। जो लाइन्स हैं ना, ये कहाँ पे रहते हैं? ये आपको एशियाटिक लाइन वगैरह ये आपको यहीं पे मिलेंगे। कहाँ पे? गिर फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे आपको जो टाइगर है ना वो नहीं मिलेगा। तो सुंदरबांस में आपको मिलेंगे, जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में। तो जो गिर फॉरेस्ट है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये टाइगर का ये यहाँ पे टाइगर की रेजिडेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ ए सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे एक तरफ आपको सेंचुरी दी गई है, दूसरी तरफ यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल दिया गया है। देखिए, काजीरंगा। अगर हम काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा जो है ना, ये है पॉपुलर किसके लिए? जो वन हॉर्नड राइनो है ना, वन हॉर्नड राइनोज। तो जो वन हॉर्नड राइनो है ना, ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? काजीरंगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, गिर।
तो गिर में आपको क्या मिलेगा, गिर में आपको लाइन मिलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर, क्योंकि ये बोल रहे हैं यहाँ पे मैचिंग पेयर। काजीरंगा मस्क डियर के लिए नहीं है, वन हॉर्नड राइनो के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। क्लियर, तो हमने देखा था जो थ्रेट्स होते हैं कहाँ पे, स्पेशली टू बायोडाइवर्सिटी वगैरह, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट रीजन्स देखे थे या फिर डिफरेंट थ्रेट्स देखे थे। उनमें इम्पॉर्टेंट क्या होता था, उनमें होता था अगर ये है कोई बायोडाइवर्सिटी, अगर इसके साथ हम अल्ट्रेशन करेंगे या फिर डिस्ट्रक्शन करेंगे इसके नेचुरल हैबिटेट की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये होता है मोस्ट सीरियस थ्रेट यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा, व्हाट इज़ दी स्टेटस ऑफ रेड पैंडा। तो रेड पैंडा की बात हो रही है यहाँ पे। तो IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा, तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड जितने भी नेम्स वहाँ पे मैंने मेंशन किए डिफरेंट एनिमल्स के, लाइक बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक लाइन हो गया, या फिर एशियाटिक वाइल्ड आर्स हो गया, ब्लू व्हेल वगैरह, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। तो इसको क्या हम बोलते हैं, निश डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसॉल्स। तो एरोसॉल्स की बात हो रही है। तो एरोसॉल्स में आपको मेनली क्या क्या मिलेगा, जो एरोसॉल होते हैं ना, इनमें आपको देखने को मिलेगा फॉग हो गया, क्लियर, फॉग, मिस्ट, क्लियर, डस्ट हो गए, स्मोक, वॉल्केनिक ऐश वगैरह। तो ये आपको किन में दिखेंगे, ये आपको एरोसॉल्स में दिखेंगे। क्लियर, क्योंकि ये काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। दे अल्टर रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न, बिल्कुल करते हैं। दे काज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। क्योंकि इनके कारण क्या होता है, इनके कारण जो रेनफॉल पैटर्न है ना वो अल्टर होता है, उसमें अल्ट्रेशन होती है, चेंज होती है, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है ना, ये इनके कारण क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD की बात हो रही है यहाँ पे। तो BOD मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पोल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग एफ्लुएंट फ्रॉम। BOD हमने कहाँ पे देखा था, स्पेशली जब हमने वाटर पोल्यूशन को कवर किया था, वहीं पे हमने देखा था BOD क्या होता है। क्लियर, DO वगैरह क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखिए, इट मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स। अगर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, अगर पोल्यूशन आ रहा है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, तो ये जो है ना, ये इसके लिए गुड इंडेक्स नहीं रहता है। क्योंकि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो वेस्ट वगैरह आते हैं, दे आर नॉन डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स या फिर डिकम्पोजर्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अ लेक विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन। तो वो जो लेक है ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या होगा, रिच होगा। क्लियर। तो उसके कारण क्या होगा, देखिए ये है कोई लेक वगैरह यहाँ पे। क्लियर। अब हमने क्या किया, ये लेक वगैरह में हमने सीवेज वगैरह को डंप किया, तो होगा क्या, यहाँ पे जो सीवेज होता है इसमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, DO किसका, वाटर बॉडी का, तो ये इसको कंज्यूम करते हैं। इनकी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो फॉल करता है। जब वो फॉल करता है ना, इनकी जो BOD लेवल है वो काफ़ी हाई होती है। एंड जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुआ ना, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो फिशेस वगैरह होती है उनकी डेथ होती है यहाँ पे। इसलिए जब भी ऑर्गेनिक रिच होगा वेस्ट, तो उसके कारण क्या होगी, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है ना वो फॉल करेगी, इनकी लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, एंड जो फिशेस वगैरह है ना उनकी डेथ होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, एसिड रेन इज काज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। तो एसिड रेन को हमने देखा था एक तो इंडस्ट्रीज, हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, दूसरे हमारे पास जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं। क्लियर। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या निकलता है, तो इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा था, इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली SO2 निकलता है। जो व्हीकल वगैरह है ना, इनमें आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेंगे। तो जब ये एयर में चले जाते हैं एंड वहाँ से जब बारिश होती है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये एसिड रेन बनाते हैं। ये बनाएगा HNO3 एंड ये बनाएगा H2SO4। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, यूट्रॉपिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेस इज मैनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। अभी मैंने आपको मेंशन किया यूट्रॉपिकेशन। क्लियर। तो यूट्रॉपिकेशन होता क्या है, कोई लेक वगैरह है या फिर वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना,
देखिए पहले होता क्या है यहाँ पे, अगर ये है कोई लेक वगैरह, यहाँ पे है कोई नियर बाय फॉरेस्ट या फिर नियर बाय प्लांटेशन वगैरह, तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम पोटाश एंड नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे, किसके लिए, एज ए मैन्योर। क्लियर। फिर जब यहाँ पे बारिश होगी तो ये जो पोटाश एंड नाइट्रोजन है ना, ये इस लेक में यहाँ पे चला जाएगा, किस लेक में यहाँ पे चला जाएगा। फिर ये जो पोटाश एंड नाइट्रोजन है ना, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रंट्स। ये होते हैं फूड किसके लिए, अलगे के लिए। एंड जब ये वाटर में जाते हैं तो अलगे की ग्रोथ यहाँ पे होगी। जब अलगे की ग्रोथ यहाँ पे होगी, जो सनलाइट है ना वो ब्लॉक होगी, सनलाइट अंदर नहीं आएगी। क्लियर। तो उसके कारण क्या होगा, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पे फॉल करेगा, जो बीओडी है ना वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। क्लियर। बीओडी इंक्रीज करेगा। तो देखिए यूट्रॉपिकेशन, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉपिकेशन। अब इस कारण क्या होता है, जब डीओ फॉल कर गया तो इसके कारण जो फिशेस वगैरह है ना उनकी किलिंग होगी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो था लेक का वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ यहाँ पे। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स दैट, तो बीओडी के बारे में बोल रहा है। अगर बीओडी का वैल्यू ज़्यादा है, तो अभी मैंने आपको मेंशन किया, अगर बीओडी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये हमारी नदी यहाँ पे। क्लियर। ये है यहाँ पे नदी हमारी, ये है वाटर वगैरह। अब हमने क्या किया, इस नदी में हमने यहाँ पे सीवेज को डंप किया, यानी कि हमने जो सीवेज है ना फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको हमने आफ्टर ट्रीटमेंट कहाँ पे डंप करना होता है, किसी रिवर बॉडी वगैरह में। क्लियर। जब हमने इसको डंप किया यहाँ पे, क्लियर, तो सीवेज में क्या होंगे, सीवेज में यहाँ पे माइक्रोब्स होंगे। क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे। कहाँ पे, सीवेज में। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो सीवेज है ना ये कंज्यूम करेंगे किस, जो माइक्रोब्स है ना सीवेज में ये कंज्यूम करेंगे किसको, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को, यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पे डिक्रीज होगा एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज होगी यहाँ पे। एंड जो बीओडी है ना वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डीओ जो है ना वो फॉल करेगा। तो बीओडी इंक्रीज हुआ, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, यानी कि वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। एंड वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के जोन्स भी देखे थे। तो देखिए पहला ऑप्शन हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, अगर बीओडी का वैल्यू ज़्यादा है। वाटर इज लेस पॉल्यूटेड, नो। कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दी वाटर इज हायर बाय माइक्रोब्स, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। वाटर इज प्योर, नो। वाटर इज हाईली प्योर। तो देखिए बी एंड डी यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट आ रहे हैं। एंड ये करता है डिपेंड एग्ज़ाम के नेचर में। अगर एग्ज़ाम का नेचर है कि वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा, अगर आपको मोर देन वन ऑप्शन मिल रहे हैं तो अगर किसी जगह आपको मार्क्स टू ऑल भी मिलेंगे। क्लियर। या फिर किसी जगह आपको मार्क्स टू ऑल मिलेगा भी नहीं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव, तो हमने पढ़ा था कहाँ पे, एयर पोल्यूशन में। जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। क्लियर। या फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि पोल्यूशन वगैरह जो है इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली जो डेंजरस इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, ताकि वहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं ना उनको कम किया जाए। तो यहाँ पे हम स्क्रबर को यूज़ करते हैं, ड्राई एंड वेट। एंड इनको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है किसके लिए, इनको किया जाता है गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल वाज इंडोर्स्ड एट, तो हमने देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। क्लियर। हमने देखा था COP1। क्लियर। अगर हम कॉप की बात करें तो हमने देखा था COP1, देन हमने देखा था COP2, COP3 वगैरह। तो जितने भी कॉप मैंने आपको मेंशन किए थे वो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट। COP1 कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में या फिर जर्मनी में 1995 में। COP3 की अगर हम बात करें तो COP3 कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था क्योटो में, यानी कि जापान में। एंड जहाँ पे क्या हुआ, अडॉप्ट क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर। एंड ये कब हुआ था, COP3 ये हुआ था 1997 में। बट इनफोर्स कब हुआ था, इनफोर्स हुआ था 2005 में। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो COP3 जो है ना इट इज़ रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। देखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसके बारे में बोल रहा है। तो ये कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1981 में। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले हुआ था वाटर पोल्यूशन। क्लियर। अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन एक्ट वगैरह, तो वो हुआ था 1974 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1981 में। एंड जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना वो कब हुआ था, 1986 में। तीनों को याद रखिएगा, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड बाय,
तो क्लाइमेट जो वर्ल्ड का है इसमें यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है, या फिर अगर हम बोले ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, नो। देन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल यहाँ पे यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल कंसनट्रेशन है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर ये इंक्रीज हो जाए किन के कारण, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, तो इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगी। लेट मी टेक वाटर। 45. In an area where DDT had been used extensively, the population of birds declined significantly because, तो DDT मैंने आपको मेंशन किया, ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, क्लियर। एंड वहीं पे मैंने आपको मेंशन किया कि जो DDT है ना, इसके कारण क्या होता है, जो एग है ना डिफरेंट बर्ड्स के, उनके जो शल है ना उनकी थिनिंग हो रही है। तो देयरफॉर मैनी ऑफ बर्ड एग्स लेड डिड नॉट हैच, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जो एग शेल है ना इसकी क्या होती है, इसकी थिनिंग होती है। नेक्स्ट, यूट्रॉफिकेशन इज ऑफन सीन इन, तो यूट्रॉफिकेशन आपको मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगी, डेजर्ट बिल्कुल गलत है, ओशन नहीं, माउंटेन्स नहीं, ये आपको मेनली दिखेगी फ्रेश वाटर लेक्स में, क्लियर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी यूट्रॉफिकेशन क्या होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपसे बोल रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज, बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स, क्लियर। तो ओजोन इन अपर पार्ट, अगर हम बात करें किसमें, ओजोन जो है ना ये है हमारी अर्थ, ये है स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये बोल रहा है ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल। नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है वो काम करता है एज ए शील्डिंग होती है यहाँ पे किसी, जो यूवी रेज आती हैं इनको यहाँ पे ये रोके रखता है, क्लियर। बट जो स्मॉलर कंसनट्रेशन में ऑलमोस्ट 10% कंसनट्रेशन ओजोन की नीचे होती है, कहाँ पे, नियर हमारी अर्थ, तो वो होता है बैड ओजोन। एंड ये क्या ओजोन होता है, गुड ओजोन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला ऑप्शन ये बोल रहा है इनकरेक्ट, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है। मीथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक्ड, बिल्कुल यही लीक हुआ था वहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डाइड, बिल्कुल डाई हुए थे। इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 2 कब, 1984 में, बिल्कुल। तो ये तीन ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी की, क्योंकि वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था, उसने वाटर के साथ रिएक्शन की थी, एंड वहाँ पे फिर डिफरेंट जो चैम्बर है ना उसमें रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, उसकी जो चैम्बर है ना वो फट गया था, फिर वहाँ पे हर एक को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ। तो देखिए ऑप्शन सी जो है ना दैट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव फॉल आउट इन गल्फर्ड भोपाल, तो भोपाल में रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट ने वाटर के साथ रिएक्ट किया। नेक्स्ट, कंसर्निंग द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज और आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है किनकी, डिकम्पोजर की। देखिए डिकम्पोजर्स को हमने अच्छे से पढ़ा था, क्लियर, एंड अच्छे से वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था। तो ये बोल रहा है कि फूड चेन में आपको जो डिकम्पोजर मिलेंगे वो कौन होते हैं, वायरस, फंगई, बैक्टीरिया। तो जो वायरस होता है ना इसको हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ये डिकम्पोजर नहीं होता है, फंगे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिकम्पोजर्स। तो 2 और 3 ओनली, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, DB इज अ स्टैंडर्ड अबर्वेशन यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ, तो DB हमने देखा था डेसिबल, क्लियर, डेसिबल यूनिट। ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा था, ये यूज़ किया जा रहा था नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। तो नॉइज़ जो है ना वो रिकॉग्नाइज की गई थी एज ए पोल्यूटेंट, क्लियर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन ए मीडियम, नो। द डोमिनेंट बैसिलस इन ए कल्चर, नो। एज सर्टन पेस्टिसाइड, तो ये एज ए पर्टिकुलर पोल्यूटेंट यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विथ रिवर वाटर, तो ये है रिवर हमारा, क्लियर, तो ये है हमारा रिवर, यहाँ से आई सीवेज, क्लियर।
अब ये सीवेज ने क्या किया, इसने मिक्स किया, तो यहाँ पे क्या होगी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, बीओडी जो होगा वो इंक्रीज होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो फॉल करेगा। तो देखिए, स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स विल डाई आफ्टर ड्रिंकिंग रिवर वाटर, नो। द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी डी रिलीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, नो। द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हुई, तो ये जो है ना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, या फिर ऑक्सीजन नदी का, ये इसको कंज्यूम करेंगे एंड डिप्लेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बोल रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्पेशली आपको किस चीज़ के लिए डिफाइन होता है, या फिर किस के लिए एम इसका है। तो हमने बात की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, हमने बात की हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, हमने बात की हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स की। क्लियर। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये हुआ था 1987 में, अगर आपको याद होगा। बट इनफोर्स कब हुआ था, इनफोर्स आई थिंक 89, हाँ 89 में हुआ था। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे पहली बार क्या बोला गया है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, इनको क्या करेंगे, इनका हम यूज़ जो है ना वो काफ़ी कम करेंगे, क्योंकि इनके कारण क्या होती थी, इनके कारण जो ओजोन है ना उसमें डिस्ट्रक्शन हो रही थी। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड वहीं पे हमने देखा फिर HCF। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आया, क्लियर, हाल ही में, तो वहाँ पे बोला गया HCF को भी क्या करो, इनका यूज़ भी कम करो, अब HFO को यूज़ करो। तो ये आपको लेक्चर में मिलेगा, जो कि लेक्चर नंबर 14 है ना, कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगी। DDT residues are rapidly passed through food chain causing biomagnification because DDT is। तो देखिए, होता क्या है बायोमैग्निफिकेशन में, जितना हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं, तो जो टॉक्सिक केमिकल है ना, या फिर टॉक्सिक वेस्ट्स, उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। एनर्जी फ्लो क्या होता है, जितना हम ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाएंगे, एनर्जी फ्लो जो होता है दैट इज कम। एंड टॉक्सिक सबस्टांस या फिर मटेरियल्स, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, लाइक DDT वगैरह हो गया है। क्लियर। अब जो DDT है ना, ये क्या करता है, ये करता है यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन। क्यों, क्योंकि ये होता है लिपोसॉल्युबल। क्लियर। यानी कि ये इजीली एक्यूमुलेट होता है, डिसॉल्व इजीली नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। 54, in a coal-fired power plant, electrostatic precipitators are installed to control emission of। तो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स की। कहाँ पे हमने पढ़े थे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में। क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के बारे में अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होते थे, ये किसके लिए यूज़ होते थे, अगर जो पॉल्यूटेंट है ना, इसका साइज़ जो है दैट इज़ लेस, तो लेस साइज आपको इनमें से किसका दिखेगा, यहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ना, उनका साइज जो होता है वो काफ़ी कम होता है। एंड जो एफिशिएंसी होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की, वो थी मैक्सिमम कितनी, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 99%। फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूटेंट्स डज नॉट कंटेन। तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात आ रही है, तो स्मॉग में क्या क्या आता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो स्मॉग में एक तो मेन आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। देन आपको यहीं पे दिखेगा वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको यहाँ पे ओजोन दिखेगा। क्लियर। आपको यहाँ पे पेन दिखेगा। फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग पोल्यूशन डज नॉट कंटेन क्या, पेन बिल्कुल आ रहा है, ओजोन बिल्कुल आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इसका पार्ट नहीं होता है, किसका, स्मॉग का। नेक्स्ट, prolonged liberal irrigation of agricultural fields is likely to create the problem of। तो देखिए, prolonged liberal irrigation की बात हो रही है। तो देखिए, हमने पढ़ा था वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में क्या हो रहा था, हम कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई कर रहे थे किसी फील्ड को, एंड वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट रीजन मेंशन किए थे कि वाटर लॉगिंग के डिफरेंट रीजन्स क्या क्या होते हैं। एंड जब वाटर लॉगिंग होती है, जो प्लांट्स हैं ना, इनके जो रूट जोन है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है ना ये जम जाता है, उसके कारण क्या होती है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना वो स्टॉप हो जाती है। एंड देयरफॉर रूट जोन में क्या होता है, यहाँ पे जो साल्ट्स वगैरह है ना वो डिपॉजिट होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो सैलिनिटी है ना वो कंडीशंस यहाँ पे अराइज करती हैं। Which one of the following is not used for
शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो डिसइंफेक्शन हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट देखे थे। वहाँ पे हमने देखा था ओजोन आता है, क्लियर। ओजोन हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं, यानी कि क्लोरीनेशन हम करते हैं ना। एंड ये जो डिसइंफेक्शन टेक्निक होती है ये होती है लास्ट ट्रीटमेंट किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में, क्लियर। यानी कि इसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है, क्लियर, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनको किल किया जाता है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया जाता है बिल्कुल, क्लोरोअमाइन बिल्कुल यूज़ किए जाते हैं, ओजोन बिल्कुल। तो फिनाइल जो होता है ना इट इज़ नॉट ए डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचड पेयर। देखिए एक तरफ से यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल दिया गया है एंड दूसरी तरफ से यहाँ पे इनके बारे में बोला गया है। तो क्वाइटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, रामसर कन्वेंशन हमने पढ़ा था। रामसर कन्वेंशन जो था ये किसके रिगार्डिंग था? तो रामसर कन्वेंशन था, ये थी यहाँ पे कन्वेंशन किन के बारे में? वेटलैंड्स के बारे में, क्लियर। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये था किसके रिगार्डिंग? ये था ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस को कम करने के रिगार्डिंग, क्लियर। तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे था ही नहीं। अच्छे से वीडियो में मैंने समझाया है कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट कब अराइज हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन सा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे ओजोन लेयर थिनिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा था या फिर डिप्लेशन का कॉन्सेप्ट। क्वाइटो प्रोटोकॉल, तो क्वाइटो प्रोटोकॉल जो है ना यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट था? तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट आया, क्लियर। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है ना वगैरह या फिर कार्बन क्रेडिट सिस्टम वो यहाँ पे आया। बेसल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये हमने लेक्चर्स में नहीं देखा, तो यहाँ पे हम कवर करते हैं। बेसल कन्वेंशन तो ये आई थी 1989 में, पहला पॉइंट याद रखिएगा, कब आई थी? 1989 में। एंड ये किसके लिए आई थी? बेसल कन्वेंशन ये आई थी जो हजार्डस मटेरियल होते हैं ना, हजार्डस मटेरियल या फिर सॉलिड वेस्टेज वगैरह, हजार्डस वेस्टेज, इनका यूज़ जो है ना वो हमें कम करना है, यानी कि इनको हमें करना है रिड्यूस। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्वाइटो प्रोटोकॉल। तो ये मैच कर रहा है यहाँ पे क्योंकि ये है रिलेटेड टू क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैचड। यहाँ पे आपको अगेन पेयर दिया गया है एंड ये बोल रहा है कि कौन सा मिसमैचड है। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको यहाँ पे सोर्स दिया गया है एंड दूसरी तरफ यहाँ पे आपको पॉल्यूटेंट दिया गया है। तो देखिए फॉसिल फ्यूल बर्निंग, रिलीज ऑफ CO2, आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे मिसमैचड है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। न्यूक्लियर पावर, बिल्कुल। रेडियो एक्टिव वेस्ट, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नो। बायोमास बर्निंग, इसके कारण भी क्या होगा? रिलीज ऑफ CO2। तो ऑप्शन सी जो है ना इट इज़ इनकरेक्ट हियर, क्लियर। तो हमारे लिए ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, in 1984 the Bhopal gas tragedy took place because methyl isocyanate reacted with। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी की। तो यहाँ पे हुआ क्या था? ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था, जो मिथाइल आइसोसायानेट था किसी चैम्बर में, तो इसने क्या किया? इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्लियर। जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो चैम्बर है ना ये फटा एंड यहाँ पे डेंजरस गैस रिलीज हुई, क्लियर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, रिएक्टेड विथ वाटर। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर कौन होता है? दैट इज ई कोलाई, क्लियर। फ्लोराइड पोल्यूशन मैनली इफेक्ट्स, फ्लोराइड पोल्यूशन, क्लियर। जो फ्लोराइड पोल्यूशन है ना ये किस टाइप का पोल्यूशन होता है? ये होता है वाटर पोल्यूशन। अब ये मैनली किसको इफेक्ट करता है? हमने पढ़ा था जो फ्लोराइड्स होते हैं ना अगर इनकी कंसंट्रेशन लेस देन 1 mg पर लीटर होती है तो ये होते हैं गुड फॉर टीथ। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनके कारण क्या होंगे? जो टीथ वगैरह है ना उनमें डैमेज होगा, फ्लोरोसिस होगा, क्लियर। वहाँ पे अच्छे से हमने देखा था, क्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए ई कोलाई, अगेन ई कोलाई की बात हो रही है यहाँ पे। इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ। तो ई कोलाई कहाँ पे होता है? जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं तो उनके इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा ई कोलाई, क्लियर। एंड ये यूज होता है एज एन इंडिकेटर कहाँ पे? वाटर पोल्यूशन में, एंड स्पेशली वाटर पोल्यूशन विथ फेशियल मैटर, क्लियर। यानी कि जो हमारा फीसिस होता है, ह्यूमन फीसिस या फिर एनिमल फीस, तो इसमें आपको ई कोलाई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज BOD, क्लियर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात हो रही है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर, हर जगह नहीं होता है।
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन यूटिलाइज यहाँ पे हो रहा है किन के द्वारा, यहाँ पे माइक्रोब्स के कारण या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, यानी कि डिप्लीटेशन होती है ऑक्सीजन की एंड बीओडी लेवल क्या बढ़ती है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात हो रही है, तो इंटेंसिटी साउंड की कितनी रहती है नॉर्मल कन्वर्सेशन में, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में मैंने आपको मेंशन किया था अराउंड 60 डेसिबल, यानी कि इससे नीचे होना चाहिए, 60 डेसिबल से नीचे। क्लियर। हज़ार्ड्स की अगर हम बात करें, यानी कि नॉइज़ कब हज़ार्ड्स बनती है, अगर ग्रेटर देन 80 डेसिबल है इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़, तब ये कहलाती है हज़ार्ड्स। एंड परमानेंट रप्चर ऑफ ईयर मेम्ब्रेन, परमानेंट रप्चर ऑफ ईयर मेम्ब्रेन कब होता था, जब नॉइज़ पहुंचती थी 150 डेसिबल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट हियरिंग लॉस होता। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात कर रहा है, लेस देन 60 डेसिबल, तो 30 to 60 डेसिबल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 10 to 20 क्यों नहीं, क्योंकि 10 to 20 किस में रेंज में आता था, ये आता था विस्परिंग के रेंज में। नेक्स्ट, द मिनीमाता डिजीज इन जापान वाज कॉज्ड थ्रू द पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय, मिनीमाता डिजीज, क्लियर, ये डिजीज स्प्रेड हुई थी किसके कारण, पॉल्यूटेड वाटर के कारण, एंड वो वाले पॉल्यूटेड वाटर में क्या पाया गया था, वहाँ पे पाया गया था मर्क्यूरी, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, तो पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर बोल रहा है यहाँ पे, तो फ्लोरिसिस अभी हमने देखा, तो ये होता है पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, एंड स्पेशली किसके रिलेटेड, वाटर पॉल्यूशन रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट, the maximum biomagnification would be in which of the following in case of aquatic ecosystem, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर याद होगा आपको, मैंने आपको फूड चेन मेंशन की थी, पहले मैंने आपको मेंशन किया था कि जो प्रोड्यूसर होते हैं यहाँ पे दे आर फाइटोप्लैंक्टन, क्लियर, फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे जू प्लैंक्टन, क्लियर, जू प्लैंक्टन के बाद आपको दिखेंगे लिटिल इंसेक्ट, फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे स्मॉल फिश, फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे लार्जर फिश। तो ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड वी नो दैट जितना हम फूड चेन में आगे जाते हैं तो जो मैग्निफिकेशन है ना वो इंक्रीज होती है, यानी कि जो टॉप यहाँ पे होगा, टॉप पे होगा यहाँ पे, क्लियर, तो सॉरी, तो जो टॉप पे ऑर्गेनिज्म होंगे टॉप लेवल में, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन मिलेगी, तो फिश यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेंस इन केस ऑफ पॉल्यूशन, तो लाइकेंस का हम यूज किस लिए करते थे, मैंने आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स मेंशन किए जिनका हम यूज करते हैं पॉल्यूशन में, तो लाइकेन जो होता है इट इज यूज्ड एज एन बायो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। नेक्स्ट, द सुपरसोनिक जेट्स काज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ, देखिए सुपरसोनिक जेट्स की बात हो रही है, तो ये जो जेट्स फ्लाई करते हैं, जेट्स हो गए या फिर जो रॉकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं सैटेलाइट लॉन्च वगैरह में, तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रिलीज़ करते हैं हेलॉन्स, कहाँ पे, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, एंड वहाँ पे क्या होती है, जो ओजोन लेयर है ना उसकी थिनिंग होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इफ देयर वाज नो CO2 इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ's सरफेस वुड बी, तो मैंने आपको मेंशन किया अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है दैट इज़ 15 डिग्री सेल्सियस, पॉजिटिव 15 डिग्री सेल्सियस, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो क्लाइमेट है ना वो आपको माइनस टेम्परेचर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखे थे जो ग्रीन हाउस गैस है ना, अगर ये है हमारी धरती, क्लियर, तो जो ग्रीन हाउस गैस है ना ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो सन से यहाँ पे रेडिएशंस आती है स्पेशली इंफ्रारेड, यहाँ से कुछ रेडिएशंस को ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, एंड हमारे इन्वायरमेंट या फिर हमारी जो अर्थ धरती वगैरह है इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे वार्म करते हैं। तो अगर CO2 नहीं होता यानी कि ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे नहीं होता तो टेम्परेचर क्या होता है, दैट वुड हैव बीन लेस देन द प्रेजेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट बिकॉज, क्लियर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है, क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, एक होता है हमारी बॉडी में देखिए ऑक्सीजन एंड दूसरा होता है हीमोग्लोबिन, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना इसकी रिलेशन किसके साथ होती है, हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि ये चाहता है, ये लव किसको करता है, ये हीमोग्लोबिन को लव करता है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर, यानी कि
इसका जो लव होता है दैट इज मोर फॉर हीमोग्लोबिन, एंड कितना होता है 200 टाइम्स, यानी कि जो इसकी एफिनिटी है दैट इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन टू कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, यानी कि ये चाहता है कि मैं किसके साथ रहूं, हीमोग्लोबिन के साथ। इसलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में आया तो बंदा जो है ना उसकी डेथ तुरंत हो सकती है। एंड मोस्ट ऑफ द केस हम देखते हैं विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी रिलीज होता है फ्यूल बर्निंग के कारण। क्लियर? तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, MAB स्टैंड्स फॉर। तो MAB क्या होता है? इट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्लियर? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। एंड ये कब इनिशिएट किया गया था? ये किया गया था 1971 में। किन के द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इन विच ईयर वॉज दी वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट इन्फोर्स? तो वाटर पोल्यूशन का एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था? 1974 में। एयर पोल्यूशन कब? 1981 में। 1986 में क्या हुआ था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डंप्ड इनटू अ रिवर इट इज BOD विल। देखिए ये है रिवर। क्लियर? ये है रिवर। यहाँ पे हमने सीवेज को फेंका। क्लियर? तो होगा क्या? यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो BOD लेवल है ना वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन DO है ना नदी का वो फॉल करेगा, तो इंक्रीज यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। तो ताजमहल की बात हो रही है। ताजमहल पे इफेक्ट हुआ, किसके कारण इफेक्ट हुआ? तो हमने देखा जो एसिड रेन है ना। क्लियर? तो एसिड रेन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एसिड रेन मेनली किसके कारण होती है? एसिड रेन मेनली होती है किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्लियर? तो देखिए एसिड रेन के कारण क्या होता है, जो ताजमहल है ना, क्योंकि ताजमहल में क्या लगे हुए हैं? वहाँ पे मार्बल लगे हुए हैं, लाइमस्टोन, एंड ये जो एसिड रेन है ना ये रिएक्ट करती है उसके साथ, एंड वहाँ पे एक डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन? तो मैंने आपको मेंशन किया कि अगर यह कोई जगह यहाँ पे है ग्रासेस वेजिटेशन वगैरह, एंड यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन कब होगी? जब यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग होगी। तो यह है मैन रीजन यहाँ पे। साउंड्स अबाउ व्हाट लेवल आर कंसिडर्ड हजार्डस नॉइज पोल्यूशन? क्लियर? तो साउंड को हम कब बोलते हैं हजार्डस पोल्यूशन? अगर इसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज ग्रेटर देन 80 डेसिबल। मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो जो मोस्ट हजार्डस मेटल होता है किनका? जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज लेड। क्लियर? तो लेड के कारण डिफरेंट जो नर्वस सिस्टम है ना उसको इफेक्ट पहुंचता है, स्पेशली इन जो इन्फेंट्स वगैरह होते हैं। विच वन इज नॉट ए पोल्यूटेंट नॉर्मली? तो यहाँ पे कौन सा पोल्यूटेंट नॉर्मली नहीं है? क्लियर? हाइड्रोकार्बन नो, कार्बन मोनोऑक्साइड नो, सल्फर डाइऑक्साइड नो, क्योंकि ये होते हैं नेचुरली पोल्यूटेंट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो होता है इंपॉर्टेंट। क्लियर? हमारे इन्वायरमेंट में। क्लियर? वो पोल्यूटेंट कब बनता है? वो बनता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो नेचुरली ये क्या होता है या फिर नॉर्मली ये पोल्यूटेंट नहीं होता है। The toxic effect of carbon monoxide is due to its greater affinity for hemoglobin as compared to oxygen। अभी मैंने आपको मेंशन किया जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना ये किसको लव करता है? ये हीमोग्लोबिन को लव करता है, ऑक्सीजन को हेट करता है। क्लियर? कितने टाइम्स? तो दैट इज 200 टाइम्स। हु वॉज द पॉइनियर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973? तो चिपको मूवमेंट 1973, चिपको मूवमेंट किसके लिए? जो फॉरेस्टर्स थे। क्लियर? फॉरेस्टर्स या फिर ट्रीज वगैरह, तो या फिर प्लांट्स, उनकी क्या करना? उनकी यहाँ पे कंजर्वेशन करना, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करना। एंड यहाँ पे जो मैन लीडर थे दैट वाज सुंदरलाल बगोना। अरेंज दी फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू दियर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP। एक हमने पढ़ा था GWP एंड दूसरा हमने पढ़ा था ODP। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। क्लियर? तो वहाँ पे हमने देखा था जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना यहाँ पे किसको बेस लिया जाता है? यहाँ पे बेस लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर इसके बाद ज़्यादा इफेक्ट किसका आता है? फिर आता है CH4 का, एंड फिर किसका आता है? फिर आता है N2O का, फिर आता है किनका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये है 2 पे, तो पहले आएगा 2,
फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक और पॉन्ड इज नोन एज। तो फाइटोप्लैंक्टन की बात यहाँ पे कर रहा है। तो फाइटोप्लैंक्टन या फिर अलग अलग ग्रोथ, क्योंकि जो अलगे वगैरह होते हैं ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं? अलगे, डायटम, ये आते हैं फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में। अगर अलगे ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। क्लियर? देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग में इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? तो जो इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग है ना, ये स्पेशली किसके लिए होता है? ये होता है पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि कुछ भी जो भी पोल्यूशन रिलेटेड होगा उसके लिए रिलेटेड होता है। इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम बिल्कुल, सेफ्टी प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स बिल्कुल, स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्यूर्ड बाय। तो कार्बन मोनोक्साइड अगर किसी बंदे में गया है तो ये क्यूर किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी बंदे में गया तो ये किसके साथ कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम होती है, वहाँ पे बंदे की तुरंत डेथ होती है। क्लियर? जिसको हमने पढ़ा था एस्पाइजेंट एक्शन, अगर आपको याद होगा। क्लियर? तो होता क्या है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है ना ये डिप्लीट हो जाता है। तो एक्सपोजिंग द इफेक्टेड पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बंदे को फटाफट दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? DDT नो, अल्मोनियम नो, प्लास्टिक नो। तो पेपर जो होता है दैट इज बायोडिग्रेडेबल। कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो जो कैडमियम पोल्यूशन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो जो कैडमियम पोल्यूशन है ना, इट इज़ रिलेटेड टू एताई। तो एताई जो होती है ये किसको इफेक्ट करती है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, स्केलेटल सिस्टम को इफेक्ट करती है। एंड होता क्या है यहाँ पे, जो कंटेमिनेटेड सॉयल या फिर कंटेमिनेटेड वाटर होता है, इनमें क्या मिलता है? यहाँ पे इनके साथ यहाँ पे कैडमियम मिलता है, एंड इसके कारण क्या होती है? एताई डिजीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है एंड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था स्लज डाइजेस्टर। क्लियर? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो स्लज डाइजेस्टर में होता क्या था? एक तो पीएसटी की स्लज यानी कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक या फिर सेडमेंटेशन टैंक, एंड दूसरी यहाँ पे सेकेंडरी सेडमेंटेशन टैंक की स्लज आ रही थी। एंड अंडर एन एरोबिक कंडीशन, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उस पर एक्ट करते थे, एंड वो क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे? CH4, CO2, H2S। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट, व्हाई डज फिश डाई इन समर सीजन एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। तो देखिए यहाँ पे डिसऑर्डर ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है। जो समर है ना, समर एंड विंटर, यहाँ पे अच्छे से समझिए। जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना नदी का या फिर वाटर बॉडी का, वो क्या होगा? कम। यानी कि समर है ना, समर में आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा, विंटर में आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। तो व्हाई डज फिश डाई इन समर सीजन एज कम्पेयर टू विंटर सीजन? इट इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन या फिर डेप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ फिश अलॉन्ग ए रिवर इंडिकेट्स। तो जब हमने जोन्स ऑफ पोल्यूशन पढ़े थे, कहाँ पे? वाटर पोल्यूशन में, तो वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था। क्लियर? तो 4 जोन हमने देखे थे। एक जोन होता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट जोन होता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोशन, एक्टिव डिकम्पोशन। थर्ड जोन होता है जोन ऑफ रिकवरी। क्लियर? एंड लास्ट जोन जो होता है दैट इज फ्रेश वाटर, यानी कि डिग्रेडेशन, जहाँ पे आप सीवेज को डंप करोगे, यानी कि यहाँ पे आपने सीवेज डंप किया, यहाँ तक क्या था? यहाँ तक क्लीन वाटर था। यहाँ पे इस जोन में आपने क्या किया? इस जोन में आपने सीवेज को डंप किया, तो यहाँ पे माइक्रोबल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अब ये सीवेज धीरे धीरे आगे जाएगा। जैसे ही ये एक्टिव डिकम्पोशन जोन में जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक्टिव डिकम्पोशन में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़ीरो हो जाएगा। जो फिशेस हैं ना उनकी डेथ होगी, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना रिक्वायर होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए? दैट इज 4 mg पर लीटर। जब 4 mg पर लीटर के नीचे आएगा ना तो फिशेस या फिर एक्वेटिक जो भी स्पीशीज होंगे उनकी डेथ होगी। क्लियर? तो एब्सेंस ऑफ फिश अलॉन्ग ए रिवर, ये आपको कहाँ पे दिखेगी? जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोशन में। फिर जोन ऑफ रिकवरी, अब यहाँ पे DO इंक्रीज करेगा, फिर आएगा जोन ऑफ फ्रेश, यहाँ पे आपको मैक्सिमम DO अगेन मिलेगा।
करू पे भी हमने देखा था अच्छे से, BOD करू, क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हेल्ड की गई थी ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972, तो हमने पढ़ा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्लियर, या फिर कन्वेंशन। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज काज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ, तो ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर वो मेनली किसके कारण होता है, दैट इज ड्यू टू कैडमियम। एडिशनल एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट लेक इज रेफर टू एज, तो मैंने मेंशन किया था जो इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं या फिर चिमनीज वगैरह, यहाँ पे जो वेस्टेज होते हैं उनके साथ क्या होती है, काफ़ी हीट होती है, एंड जब उनको आप नियर बाय स्ट्रीम वगैरह में डंप करोगे तो उनके कारण क्या होगा, वहाँ पे पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन पड़ा था। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ क्लोरोअमाइंस इंश्योर्स, तो क्लोरोअमाइंस या फिर क्लोरीन या फिर ओजोन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिसइंफेक्टेंट, एंड इनका काम क्या होता है, डिसइंफेक्शन करना। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द इमर्जन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल था, तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहाँ पे इनको बैन किया गया, किनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर रिकवरिंग के बारे में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन mg पर लीटर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको मेंशन किया कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 5 mg पर लीटर। अगर इसके नीचे आया 3, 2, 1, 0, तो इसके कारण क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, इन पे जो एक्वेटिक लाइफ है ना, फिश वगैरह, उनकी डेथ होगी। तो मिनिमम 4, तो देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 4 to 6, बिल्कुल 2 to 4 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो 4 to 6 यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Next, which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism, तो physical space, not only physical space, बल्कि also its functional role in an community of organism, तो ये किसकी डेफिनेशन है, तो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आपको बोल रहा है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनमें ग्लास, पेपर, कॉटन, तो जो पेपर एंड कॉटन है ना यहाँ पे, ये है बायोडिग्रेडेबल, एंड जो ग्लास है ना, ये क्या है, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ओनली ए, तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ब्लू ग्रीन अलगे आर इंक्लूडेड इन दी ग्रुप, तो ये किस ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप में। तो आई होप आप यहाँ तक आए होंगे क्वेश्चन नंबर 100 तक, एंड आपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए होंगे, एंड कुछ चीज़ें शायद आपको पता हो एंड कुछ शायद ना पता हो, एंड जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हो उनको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा, एंड अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा, क्लियर, विथ टॉपिक वाइज MCQs। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पर मैं एंड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।